अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारे ग्रामीण विकास की वीडियो सीरीज चल रही है, आज उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है सामाजिक अंकेक्षण। हम जो है मनरेगा के अंदर सामाजिक अंकेक्षण पढ़ेंगे, लेकिन हमारे ओवरऑल जो भी सामाजिक अंकेक्षण होता है वो इसी तरीके से होता है, उसकी प्रक्रिया यही होती है। तो सामाजिक अंकेक्षण इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक भी जा सकते, उससे ज्यादा भी जा सकते, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो ये टॉपिक जो है काफी छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और साथ ही साथ जो है इतना सरल है कि आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है इस टॉपिक को। और आराम से अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लिए तो आपके जो है 5 नंबर कहीं नहीं गए इस टॉपिक से। तो हम जो सामाजिक अंकेक्षण का पार्ट कवर करेंगे, मैं पूरा मनरेगा के अंतर्गत जो सामाजिक अंकेक्षण का नियम बना हुआ है, पूरी एक एक धारा को यहाँ पर क्लियर करूंगा। टोटल जितनी भी 15 धाराएं हैं, तो 15 धारा को मैं लाइन से पूरी क्लियर करूंगा और उसके बाद आपका सामाजिक अंकेक्षण का जो भी क्वेश्चन है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि अब मैं मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण पर आप पढ़ा रहा हूं तो जो हमारे टॉपिक में सामाजिक अंकेक्षण लिखा है वो कवर नहीं हो रहा है। चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण हो या कोई भी योजना के अंतर्गत नॉर्मल सामाजिक अंकेक्षण हो, सबकी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में यही है। तो आपका ये पार्ट आपका कवर होते ही 2 क्लास में हमारा ये पार्ट कवर हो जाएगा और गारंटी है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके से नहीं पूछा जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सब हम यहाँ पर पूरा कवर कर लेंगे। आप साथ ही साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आराम से पूरे ध्यान से पढ़िए, आपके 5 नंबर यहीं पे कवर हो जाएंगे 2 क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण का बेस आपका यहीं पे कवर होगा और अगली क्लास में हम देखेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है ग्राम सभा में किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जितना लाइक करेंगे उतना मैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना आप मेरे को मोटिवेट करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। जैसे कि मैं पहला एक व्यू बता देता हूं कि सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट होता क्या। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो योजनाएं तो पहले भी बना रही थी, अभी भी बनाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की योजना है वो इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाती थी। ठीक है, या अभी भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं लूप होल रह जाता है, जिससे जो गवर्नमेंट की योजना जिस तरीके से बनाई जाती है एक्चुअल ग्राउंड स्तर पर उसका वो मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। तो इसके लिए यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण की जो आप बोल लीजिए विचार लाया गया, जिसके अंतर्गत जनता को भी जो है जोड़ा गया योजनाओं के साथ। जैसे कि अगर अब क्या होता है, आप जो भी योजना, जैसे मनरेगा का एग्जांपल लीजिए, मनरेगा योजना गवर्नमेंट बना रही है, मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, उसके अंतर्गत जो सामग्री यूज हो रही है वो अच्छी यूज हो रही है कि नहीं, काम समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं, तो इसकी समस्त सूचना जो है वो ग्राम सभा के पास जाती है। क्योंकि ग्राम सभा जो होती है, यहाँ पर जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया, ग्राम सभा के पास ये पावर दे दी गई है कि वो इन सभी चीजों पर ध्यान रखे। तो क्योंकि ग्राम सभा में आम जनता ही जुड़ी हुई रहती, जितने भी वयस्क सदस्य रहते हो ग्राम सभा से जुड़े रहते हैं, तो यानी अब योजनाओं को क्रियान्वित करने की पावर किसके पास है? जनता के पास। अगर योजनाओं में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जनता सीधा क्या कर सकती है? उसका सामाजिक अंकेक्षण करेगी और सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद यानी उन योजनाओं के पूरे खाते देखेगी, पूरा जो भी उनकी बिल जितने हुए हैं या कितना खर्चा हुआ है, योजना में जितना पैसा लाया गया तो उतना यूज हुआ भी है कि नहीं हुआ है, अगर रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो रोड में जो मटेरियल यूज है वो अच्छा हुआ है कि नहीं, या जैसे अगर रोड के बाजू में नाली बनाने के लिए प्रावधान था वो बनी है कि नहीं, पूरी सूचना ग्राम सभा के पास रहती है। और ग्राम सभा अगर सामाजिक अंकेक्षण में ये पाती है कि जांच करती कि इसमें कुछ खराब मटेरियल यूज हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, या जितना पैसे का प्रयोग होना तो उतना नहीं हुआ, या पैसों का दुरुपयोग किया गया है और जो योजना में जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ये सब प्रॉब्लम ग्राम सभा देखती तो वो सीधा क्या करेगी? कंप्लेन करेगी सामाजिक अंकेक्षण इकाई के पास। और सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो भी टेंडर यहाँ पर पारित हुआ रहेगा जिसके खिलाफ, उसको आगे दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध हो जाती है। तो यानी योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने की पावर अब सीधी किसके पास आ गई? जनता के पास। तो अगर हम सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान देखें यार, ये विचारधारा कहां से आई, तो सामाजिक अंकेक्षण की विचारधारा स्वीडन से आई है। लेकिन अगर आपके पेपर में स्वीडन ऑप्शन में नहीं आता तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लेना पड़ेगा।
क्लियर है। बाकी ये विचार जो है पूरे प्रावधान कहां से आए हैं, स्वीडन से आए हैं। अगर स्वीडन नहीं आएगा, जैसे कि एडीओ में पहले पूछा गया था उसमें स्वीडन ऑप्शन में ही नहीं दिया था, तो अमेरिका का आंसर लिया हुआ है। तो आपको याद रखिएगा ये विचारधारा कहाँ की है, सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट की। ये विचारधारा स्वीडन से लाई गई है। लेकिन अगर स्वीडन ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको वहां पर किसको लेना है, संयुक्त राज्य अमेरिका को लेना है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मनरेगा अधिनियम बना था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा, उसकी धारा नंबर 17 में सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किया गया है। और धारा 17 ये बोलती है कि ग्राम सभा के पास सामाजिक अंकेक्षण करने की पावर है। तो याद रखिएगा कि मनरेगा योजना की धारा 17, मनरेगा की धारा 17 में सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख है, जिसमें बोला गया सामाजिक अंकेक्षण की पावर किसके पास है, ग्राम सभा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है मनरेगा योजना की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण की पावर किसके पास है, तो वो केवल और केवल ग्राम सभा। तो अगर कभी इसके अलावा मैं आगे आपको और बताऊंगा कि और कौन कौन सामाजिक अंकेक्षण कर सकता है, लेकिन मैं मनरेगा के तहत आज प्रावधान को बता रहा हूं। अगली क्लास में मैं वो भी बता दूंगा कि ग्राम सभा के अलावा और कौन सामाजिक अंकेक्षण कर सकता है। लेकिन मनरेगा योजना के तहत जो पावर किसके पास है, ग्राम सभा के पास। तो मनरेगा की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण की पावर है ग्राम सभा के पास। अगला देखते हैं पॉइंट, सामाजिक अंकेक्षण का बुनियादी मकसद परियोजना, कानून व नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो भी योजना, कानून, नियम जो भी बनते हैं उसको इंप्लीमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रहा, इसी के लिए हम क्या कर दिया, अब लोगों की के ऊपर ही जवाबदेही दे दिए। सार्वजनिक लोगों को, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट योजना या कानून या नियम बना रही है आप उसको इंप्लीमेंट करें और करवाएं। तो इसी के लिए सामाजिक अंकेक्षण का बुनियादी मकसद परियोजना, कानून व नीतियों के क्रियान्वयन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व, यानी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनके ऊपर ही जवाबदेही डाली जा रही है कि आप योजनाओं को बेहतर क्रियान्वित करवाएं। तो योजनाओं को सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ही सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। अगर हम देखें कि सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता क्यों है या उसका उद्देश्य क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसको मान लीजिए कोई ठेकेदार काम कर रहा है, उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, जनता के प्रति होगी कि वो अपने काम को अच्छा करे, क्योंकि जनता उसके काम को नोटिस करेगी। यहाँ पर सेकंड है सहभागिता बढ़ाने के लिए, किसकी सहभागिता, जनता और प्रशासन के बीच सहभागिता। अगर अब पहले क्या करते थे, केवल प्रशासनिक अधिकारी ये देखते थे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब जनता, यहाँ पर जनता और प्रशासन दोनों की सहभागी तौर पर ये देखा जाएगा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो जनता डायरेक्ट प्रशासन में हस्तक्षेप करेगी और प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर कंप्लेन करेगी और उनके द्वारा दोबारा इस काम को करवाया जाएगा, तो सहभागिता बढ़ेगी। तीसरा है पारदर्शिता को प्रभावी बनाना। अब जनता डायरेक्ट देखेगी तो पारदर्शिता तो आएगी, क्योंकि जनता के पास पूरी पावर होगी किसको देखने की, उनके खाते देखने की, क्या क्या खर्चा हुआ है, कहाँ हुआ है, सबको देखने की पावर होगी, तो पारदर्शिता बढ़ेगी। जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जनता जागरूक होगी तभी काम बेहतर हो पाएगा। योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी में अपेक्षित सुधार, और योजना का क्रियान्वयन जनता के पास ही आएगा तो क्रियान्वयन और वो निगरानी भी कर रहे हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण क्या प्रमुख आवश्यकता है। जन दबाव पैदा करना, अगर काम नहीं हो रहा है तो जनता दबाव डालेगी कि आपको पैसा आया लेकिन ये काम नहीं हुआ है या मटेरियल अच्छा यूज नहीं हुआ है, जनता दबाव डालेगी, तो जन दबाव पैदा करके जो भी यहाँ पर अपने काम को करवाने की पावर जनता के पास आ गई है। तो ये पूरी आवश्यकता और उद्देश्य है सामाजिक अंकेक्षण का। अब यहां से मैं जो चालू कर रहा हूं वो है आपका मनरेगा के तहत जो सामाजिक अंकेक्षण नियम बना हुआ है उसकी 15 धाराएं हैं, उसको हम एक एक करके पूरी धाराओं को कवर करेंगे। आज की क्लास में हम धारा 6 तक पढ़ लेंगे, उसके बाकी धारा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़े से बाहर नहीं जाएगा सामाजिक अंकेक्षण में, चाहे वो मनरेगा से पूछ ले या अन्य मनरेगा ना लेके केवल सामाजिक अंकेक्षण भी बोले, तब भी यही प्रावधान वहां पर लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। इसके अंतर्गत ही सामाजिक अंकेक्षण के पूरे प्रावधान दिए गए हैं।
तो यहाँ पर इसकी धारा जो है, टोटल धारा जो है सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 के अंतर्गत टोटल 15 धारा है, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के पूरे नियम बताए गए हैं। तो धारा 1 जो है वो हर अधिनियम की पहली धारा यही होती, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम तो यही लिखा हुआ है, सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में है और प्रारंभ कब से हुआ है, 10 नवंबर 2015 से। तो सामाजिक अंकेक्षण ये नियम कब से लागू है, 10 नवंबर 2015 से लागू है। इसके अंतर्गत धारा नंबर 2 में परिभाषाएं बताई गई हैं। तो परिभाषा में अलग से आपको नहीं बता रहा हूं, जो भी टर्म यहाँ पर यूज होगा उसको परिभाषित मैं धारा के अंतर्गत ही कर दूंगा, इसलिए मैं अलग से कोई भी धारा यहाँ पर नहीं बता रहा हूं। इसके अंतर्गत ग्राम सभा किसको बोलते हैं वो बताया गया है, सामाजिक अंकेक्षण दल क्या होता है वो बताया गया है। तो वो मैं जिस धारा में जिसका प्रयोग होगा, जिस वर्ड का, मैं वहीं पर आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, मैं उसको यहाँ पर अलग से नहीं बताया हूं। धारा नंबर 3 है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। फिर से बोल रहा हूं, धारा नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। अब देखिए, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का मतलब यह है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण की पावर ग्राम सभा के पास है, लेकिन क्या ग्राम सभा के लोग उतने साक्षर हैं कि वो चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं? मतलब पूरे खातों को भी एकदम ध्यान से देख सकते हैं, या पूरा उनको एक एक चीज पूरा पता हो कि कहां पे क्या या किस योजना में कितना पैसा आ रहा है, वो हर चीज को निकाल के पूरे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं क्या कोई ग्राम सभा के पास इतनी साक्षर लोग होते हैं क्या? नहीं। तो इसी के लिए यहाँ पर राज्य शासन क्या किया है, उन ग्राम सभाओं को मदद करने के लिए अनेक लोगों की नियुक्ति की जाती, वही यहाँ पर बताया गया धारा नंबर 3 में, सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। यानी जो ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण की पावर है, तो ग्राम सभा को उनमें मदद करने के लिए, सामाजिक अंकेक्षण में मदद करने के लिए राज्य शासन ने कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ लोगों की या कुछ दलों की नियुक्ति की है। वो क्या है, यही धारा नंबर 3 में बताया गया है। तो धारा नंबर 3 बोलता है सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु राज्य शासन ग्राम सभा को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। यानी ग्राम सभा जो सामाजिक अंकेक्षण करेगी उसके लिए राज्य शासन निम्न आप बोल लीजिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ग्राम सभा को। पहला क्या है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई एक राज्य स्तर की एक अंकेक्षण इकाई है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। तो ये इनका काम क्या होता है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का कार्य होता है सभी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। यानी ये छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई क्या करती है, जिला प्रशासन के साथ मिलकर हर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही तय कर लेती है कि कौन सी ग्राम पंचायत में कब सामाजिक अंकेक्षण करना है। क्योंकि जिनको भी सामाजिक अंकेक्षण करना है तो उसके लिए सामाजिक अंकेक्षण का दल बनेगा। उन दल में कौन कौन लोग होंगे, उन दल में जो लोग शामिल होंगे उनको प्रशिक्षण दिलवाने का काम, ये सब काम कौन करेगा, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई करेगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। इसके अलावा एनजीओ के भी सदस्य लगभग इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, सभी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को सुविधा प्रदान करने हेतु जो उत्तरदायी है वो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई है। इसके अलावा ये हो गया पहला पॉइंट, जो सुविधा प्रदान कर रही कौन, गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण। ये कौन होते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो गहन स्तर पर लोगों के अधिकारों व सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत हैं। यानी ये वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का और उनको जो है सशक्त करने का। बहुत मतलब ये पहले भी ऐसे काम कर चुके रहते हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण वो होते हैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो गहन स्तर पर लोगों के अधिकारों व सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत व्यक्ति जो होता है वो वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण होता है। तीसरा, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण। ये कौन होते हैं, ऐसे युवा जो सामाजिक अंकेक्षण कार्य के अनुभवी है वह मनरेगा मजदूर परिवार से आते हैं। यानी क्या होता है, सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए जो मनरेगा के अंतर्गत जो काम करने वाले परिवार रहते हैं उन्हीं के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए। जब वो सामाजिक अंकेक्षण करते रहते हैं, 5-6 बार कर लेते हैं, उनको अनुभव हो जाता है, तो वो किस में आ जाते हैं,
कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण में आ जाते हैं। ऐसे युवा जो सामाजिक अंकेक्षण कार्य के अनुभवी है वह मनरेगा मजदूर परिवार से आते हैं। अगला ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, ये कौन होते हैं? समुदाय के जॉब कार्ड धारी परिवार से 18 से 25 वर्ष की उम्र तक के 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवा को चयनित कर प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें अंतर्गत क्या होता है, मनरेगा में काम करने वाले जो परिवार है उन्हीं के घर के जो युवा रहते हैं, चाहे वो जॉब कार्ड धारी परिवार से जो आते हैं, यानी मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड दिया जाता है, जो अकुशल श्रम करना चाहते हैं, तो उन्हीं के परिवार से 18 से 25 वर्ष की आयु के उम्र के जो युवा रहते हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं, उनका चयन किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है सामाजिक अंकेक्षण करने की। तो जब ये जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक होता है, जब ये 4-5 बार काम कर लेता है सामाजिक अंकेक्षण का, तो यही प्रमोट होकर क्या हो जाता है, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था, ऐसे जो है जो सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने के अनुभवी है। तो ये क्या होता है, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक वो होते हैं जो मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्डधारी परिवार है, उन्हीं के परिवार के होते हैं। 18 से 25 वर्ष इनकी आयु होती है और 12वीं उत्तीर्ण कर लिए रहते हैं, तो इनको चयन कर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है सामाजिक अंकेक्षण करने का। तो जो ये 3 है, वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, इन तीनों को ही मिलाकर बोला जाता है सामाजिक अंकेक्षण दल। यानी ग्राम सभा तो सामाजिक अंकेक्षण जो करेगी इन्हीं की रिपोर्ट में करेगी। ठीक है, ये जो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जैसे कि मैंने बताया ग्राम सभा उतनी अनुभवी नहीं होती किसी भी कार्य को बारीकी से जांचने में, तो ये जो है ये बारीकी से जांच करेगा सामाजिक अंकेक्षण दल। जो भी प्रावधान है, उतना जो लूप होल है, जो खर्चा था वो उतना किया गया है कि नहीं किया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, पूरा बिल क्या है, जो वाउचर आए हैं जितने का बिल बोला गया वास्तविक में उसकी कीमत सामग्री की उतनी है भी कि नहीं है, तो ये सब पूरी जांच कौन करेगा, सामाजिक अंकेक्षण दल। और अपनी रिपोर्ट बनाकर किसके सामने पेश करेगा, ग्राम सभा के सामने, और इन्हीं की रिपोर्ट को ग्राम सभा के सामने पढ़कर सुनाया जाएगा। और ग्राम सभा कुछ भी मांग करेगी कोई भी डॉक्यूमेंट की तो उपलब्ध कराया जाएगा उनको। तो ये सामाजिक अंकेक्षण दल, इनकी संख्या निश्चित नहीं है कि एक सामाजिक अंकेक्षण दल में ये वरिष्ठ लोग कितने होंगे, कनिष्ठ कितने होंगे, या ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक कितने होंगे, ये चेंज होता रहता है। लेकिन ये दल में ये 3 तरीके के लोगों से मिलकर ही दल बनता है, और यही दल को बनाने में मदद कौन कर रही है, राज्य शासन कर रही है। और सामाजिक अंकेक्षण जो इकाई है वही ये सबका प्रशिक्षण करवा रही है, और इनको यही नियुक्त करेगी कौन सी ग्राम पंचायत में कौन सा ग्रामीण जो सामाजिक अंकेक्षण दल है वो कौन सी ग्राम पंचायत में कौन सा जाएगा, उनको नियुक्त करने का अधिकार सामाजिक अंकेक्षण इकाई के पास है। क्लियर है? तो यही धारा नंबर 3 है, जिसमें ग्राम सभा की सामाजिक अंकेक्षण में मदद करने के लिए जो सामाजिक अंकेक्षण दल या इकाई है उसके बारे में राज्य शासन उन ग्राम सभा को सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर है? धारा नंबर 4 है सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं, यानी सामाजिक अंकेक्षण करने से पहले कुछ क्या चीज प्रोवाइड कर दी जानी चाहिए वो बताया गया धारा नंबर 4 में। कार्यक्रम अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत, जो कार्यक्रम अधिकारी या सीईओ जनपद पंचायत, जो जनपद पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसी की अपेक्षित जानकारी सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने के कम से कम 7 दिन पूर्व प्रदान करने के उत्तरदायी होगा। यानी जो जनपद पंचायत का सीईओ है वो सामाजिक अंकेक्षण का जब कार्य प्रारंभ होने वाला होगा तो सामाजिक अंकेक्षण कार्य के प्रारंभ होने के पहले उस क्षेत्र में मनरेगा योजना से रिलेटेड जो भी जानकारी है, चाहे जो उसका भुगतान कितना हुआ है, कितने मजदूरों को पैसा दिया गया है, कौन से ठेकेदार ने काम किया, पूरी जो सूची है, जितनी भी मनरेगा रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी सूची जो मांगी जाती है वो इनको प्रोवाइड 7 दिन के पहले, कम से कम सामाजिक अंकेक्षण के 7 दिन पहले किसको उपलब्ध कराएगा, सामाजिक अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। क्लियर है? तो जो सीईओ जनपद पंचायत है, योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसी की अपेक्षित जानकारी, यानी मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी काम हुआ है या उसको करने वाले जो भी लोग हैं, समस्त जानकारी, पूरे खर्चे, व्यक्ति, सबकी जानकारी सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने के कम से कम 7 दिन पूर्व यहाँ पर देने के लिए सीईओ जनपद पंचायत उत्तरदायी होगा। किसको? सामाजिक अंकेक्षण दल को।
अगला पॉइंट, सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक उसी गांव के निवासी नहीं होंगे। यानी जिस ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण का काम हो रहा है, तो जो यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण शामिल हो रहा है और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक उसी गांव के व्यक्ति नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि कहीं ऐसा आप मत समझिएगा कि उस ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण है तो जो प्रदातागण या सामाजिक अंकेक्षण दल के व्यक्ति होंगे उसी ग्राम पंचायत होंगे, नहीं, वो किसी दूसरी ग्राम पंचायत के भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा सामाजिक अंकेक्षण जो प्रदातागण होते हैं, चाहे वो वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, और जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक है वो उसी गांव के व्यक्ति नहीं होने चाहिए जहां पर सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है। क्लियर है? अगला है धारा नंबर 5, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यावधि, यानी सामाजिक अंकेक्षण कितने साल में या कितने महीने में होना चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण राज्य के सभी पंचायतों में प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए। आया हुआ क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण राज्य के सभी पंचायतों में प्रत्येक 6 महीने में, यानी 6 माह में कम से कम एक बार उस पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। जितनी भी ग्राम पंचायत होती है प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार वहां पर सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। तो याद रखिएगा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक वर्ष के आरंभ में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन संबंधी समय सारणी पर निर्णय लिया जाएगा। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई रहती है ये जिला प्रशासन से कांटेक्ट करती है और प्रत्येक वर्ष की समय सारणी बना लेती है कि कौन सी ग्राम पंचायत में कब आपका वहां पे सामाजिक अंकेक्षण होना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि पूरी ग्राम पंचायत का एक साथ 6 महीने में हो जाए, फिर उसके बाद फिर पूरी के एक साथ 6 महीने में। तो सबका समय मान लीजिए किसी का जनवरी में हो रहा है, किसी का फरवरी में, किसी का मार्च में, तो जिसका जनवरी में हो रहा है 6 महीने बाद उसका होगा, जिसका फरवरी में हो रहा है 6 महीने बाद फिर उसका होगा। तो सामाजिक अंकेक्षण पूरे साल भर में किस तरीके से कब किसका होना है ये समय सारणी भी बना ली जाती है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई जिला प्रशासन के साथ मिलकर ये समय सारणी प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ही बना लेता है। क्लियर है? अगला है, ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायत को उनकी संख्या के आधार पर 4 से 6 क्लस्टर समूह में विभाजित किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक में है, एक जनपद के अंतर्गत मान लेते हैं 40 ग्राम पंचायत आती है। एक जनपद के अंतर्गत 40 ग्राम पंचायत आती है, तो उस जनपद को 4 से 6 क्लस्टर समूह में बांट देंगे। यानी मान लेते हैं 4 क्लस्टर समूह में बांटना है, तो एक क्लस्टर में 10 ग्राम पंचायत, एक क्लस्टर में 10, एक में 10, एक में 10। तो इस तरीके से एक जनपद में मान लेते 40 ग्राम पंचायत है, तो उसको 10-10 के में बांट कर 4 क्लस्टर में बांट दिया, यानी एक क्लस्टर में 4 जनपद 10 ग्राम पंचायत आ रही है। क्लियर है? तो टोटल एक जनपद के अंतर्गत 40 ग्राम पंचायत, मान लेते कि एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक जनपद के अंतर्गत मान लेते 40 ग्राम पंचायत है, तो उनको 10-10 के समूह में 4 क्लस्टर में बांट दिए। क्लियर है? तो जब भी सामाजिक अंकेक्षण होगा एक क्लस्टर में एक साथ होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण करना होगा तो एक क्लस्टर में यानी 10 ग्राम पंचायत में एक साथ सामाजिक अंकेक्षण होगा। तो याद रखिए, ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को उनकी संख्या के आधार पर, मान लीजिए कहीं पर 20 है ग्राम पंचायत, एक जनपद के अंतर्गत 20 ग्राम पंचायत है, तो 5-5 के समूह में बांट दीजिए, ये भी हो सकता है। या उसको 4 से 6 क्लस्टर में बांट सकते हैं, 4-4 के समूह में बांटकर 5 क्लस्टर कर लीजिए। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी जन ब्लॉक को कितने क्लस्टर में बांटना चाह रहे हैं। मिनिमम 4 क्लस्टर, मैक्सिमम 6 क्लस्टर में बांटा जा सकता है। क्लस्टर मतलब संकुल स्तरी, ग्राम और जिला के बीच, ग्राम और जनपद के बीच का स्तर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले भी समझाया था, जब मैं NRLM पढ़ा रहा था तो उसमें मैं समझाया था समूह के सदस्यों को लेकर समझाया था। तो यहाँ पर जो है ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को एक जनपद के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है उसको जो है 4 से 6 क्लस्टर समूह में बांट देंगे। कहीं पर अगर 20 जनपद पंचायत है तो 5-5 के समूह में बांट दीजिए। ठीक है, अगर 40 है तो 10-10 के समूह में बांटकर 4 भाग में कर सकते हैं। तो वो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्लस्टर बनाना है। तो अगर एक क्लस्टर में एक साथ सामाजिक अंकेक्षण होता है, अगर मान लीजिए एक क्लस्टर लिया और उसके अंतर्गत 10 ग्राम पंचायत आ रही है, तो 10 ग्राम पंचायत में एक साथ सामाजिक अंकेक्षण होगा। क्लियर है?
अगला पॉइंट, सामाजिक अंकेक्षण एक क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायत में एक साथ होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब आते हैं धारा 5 कंप्लीट हो गया। धारा 6, सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। ये क्या है वो देख लेते हैं। सामाजिक अंकेक्षण दल अपना जो सामाजिक अंकेक्षण दल बना है, ये सामाजिक अंकेक्षण करने के पहले उनको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तभी तो वो डॉक्यूमेंट देखकर ही तो सामाजिक अंकेक्षण करेगा। तो ये सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पहले सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आवेदन देगा कि मेरे को फलाना फलाना डॉक्यूमेंट जो भी इस योजना से संबंधित है मेरे को चाहिए। क्लियर है जी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पहले आवेदन करेगा सीईओ जनपद पंचायत के पास कि मनरेगा योजना से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो मेरे को प्रोवाइड करे। ठीक है। और जो सीईओ जनपद पंचायत होगा वो सामाजिक अंकेक्षण की तारीख के 7 दिन पहले, यानी यहां पर बोल लीजिए कि आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि 15 दिन पहले ये दे रहा है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण के या आवेदन देने के 7 दिन के अंदर सीईओ जनपद पंचायत को ये दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध कराना पड़ेगा। किसको? सामाजिक अंकेक्षण दल को। तो फिर से ये 7 दिन वाला तो मैं आपको यहां भी बताया था, तो आप ये बोल सकते हो कि जो सामाजिक अंकेक्षण दल है वो सामाजिक अंकेक्षण प्रारंभ करने के 15 दिन, कम से कम 15 दिन पहले सामाजिक अंकेक्षण की के लिए जो भी डॉक्यूमेंट नीड है उसको मांगेगा, उसके लिए आवेदन करेगा सीईओ जनपद पंचायत के पास, और सीईओ जनपद पंचायत सामाजिक अंकेक्षण के 7 दिन पहले वो सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा निःशुल्क। किसको? सामाजिक अंकेक्षण दल को। अगर सीईओ जनपद पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल को वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो सीईओ जनपद पंचायत के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी शासन के द्वारा, यानी उससे जवाब पूछा जाएगा क्यों नहीं दे सकता। अगर जवाब जो है संतुष्ट नहीं होते तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी। क्लियर है। तो सामाजिक अंकेक्षण दल 15 दिन पूर्व सामाजिक अंकेक्षण के आवेदन देंगे। किसको? सीईओ जनपद पंचायत को। सीईओ जनपद पंचायत सामाजिक अंकेक्षण के 7 दिन पहले सभी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देगा। किसको? सामाजिक अंकेक्षण दल को। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराता, उसमें असफल हो जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो अगर ऐसी स्थिति में ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराता तो सामाजिक अंकेक्षण कैसा होगा? अब ये जो सामाजिक अंकेक्षण दल है ये मनरेगा की साइट में जाएगा और मनरेगा की साइट में पूरा लॉगिन करके जो भी डॉक्यूमेंट उस क्षेत्र के हैं वो सबको डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद सामाजिक अंकेक्षण करेगा। क्लियर है। तो सामाजिक अंकेक्षण किसी भी स्थिति में रुकेगा नहीं। अगर ये जनपद पंचायत का सीईओ नहीं दे पाता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और ये दल जो है स्वयं मनरेगा की साइट में सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे, उस डॉक्यूमेंट को निकालेगा और उस डॉक्यूमेंट को निकालने के बाद सामाजिक अंकेक्षण की कार्रवाई करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अब ये सामाजिक अंकेक्षण दल कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगेंगे? ग्राम सभा का अनुमोदन, यानी कोई भी काम करने से पहले उस गांव में ग्राम सभा का अनुमोदन लगता है, तो ग्राम सभा ने उस कार्य को अनुमोदित किया है कि नहीं, यानी उस काम को करने के लिए परमिशन दी है कि नहीं वो देखेगा। तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति, यानी उस काम को करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति भी लगती है वो भी देखेंगे, उसकी भी मतलब डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। मस्टर रोल की प्रति, यानी अटेंडेंस रजिस्टर टाइप का जो मस्टर रोल मैंने पहले भी समझा है उसकी कॉपी भी ये लोग मांगेंगे। यहाँ पे भुगतान सूची, जो पैसे दिए गए हैं किसी सामग्री को लेने के लिए, मजदूरों को जो उनकी पैसे दिए गए हैं, आप बोल लीजिए उनका जो वेतन है वो दिया गया है वो देखा जाएगा। सामग्री को लेने के लिए जो भी भुगतान किया गया वो पूरा यहाँ पर उसकी सूची मांगी जाएगी। माप पुस्तिका, माप पुस्तिका का मतलब ये होता है कि इसमें पूरा मेंटेन किया जाता है कि ये काम कब अलॉट हुआ है, कितने दिन में ये काम करना है, कितने मजदूर यहाँ पर काम करेंगे, ये पूरा लिस्ट जो रहते हैं माप पुस्तिका में मेंटेन किया जाता है कि अगर कुछ सामग्री लाई जा रही है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि इतना पैसा आज की डेट में इतना लिया गया है।
तो ये पूरा माप पुस्तिका में भी मैनेज किया जाता है। और बिल और वाउचर यानी कोई भी सामान सामग्री खरीदे होंगे उसके बिल मिले होंगे, पावती मिली होगी, तो वो सब भी पूरा। तो ये पूरी चीजें जो है ये कौन मांगता है, ये मांगता है हमारा सामाजिक अंकेक्षण दल। और सामाजिक अंकेक्षण दल अब ये सामाजिक अंकेक्षण करेगा और इसका जो एक रिपोर्ट है वो किसको देगा, ग्राम सभा को देगा। और ग्राम सभा की फिर मीटिंग होगी आगे चलकर, और ग्राम सभा मीटिंग में कौन कौन आता है, कौन अध्यक्षता करता है, कि मीटिंग कैसे होती है, उसका प्रचार कैसे होता है, एजेंडा क्या रहता है, ये सब चीजें हम आने वाली क्लास में कवर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूं, या बेसिक से आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। आप पूरा एक एक चीज अच्छे से नोट कीजिएगा, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना सरल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।